नमस्कार मित्रों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था मानव आहार के बारे में, और मानव आहार के अंदर हम जो कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक था उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। प्रोटीन के बारे में भी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत कुछ रह गया था, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे लिपिड के बारे में, जिसे हिंदी में वसा भी कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक भी करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन होता क्या है, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, कहां कहां पाया जाता है। ठीक है, अब आज अपन क्या देखिए, प्रोटीन के परीक्षण के बारे में देखेंगे। भैया क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है ना, पेपर बनाने वाले तो प्रोटीन से रिलेटेड कुछ भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो प्रोटीन के परीक्षण के बारे में अपन देखते हैं। जैसे कि मेरी बात सुनो, मैंने आपको माना कि कुछ है ना, कुछ पाउडर दे दिया, आपको कुछ पाउडर दे दिया। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि पता लगाओ इसके अंदर क्या है, और मैंने आपको हिंट दे दिया कि इसमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या कोई विटामिन हो सकता है। अब काम आपका है, आपको पता लगाना है कि मैंने आपको क्या दिया है। तो आप क्या करना, उस पाउडर के अंदर थोड़ा पानी मिला लेना, उसका घोल बना लेना, या चाहता तो मैं आपको जो प्रोटीन दूंगा ना वो पहले से घोल बनाकर भी दे सकता हूं। अब उसमें आप 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालें, 10 बूंद उसके अंदर आप कास्टिक सोडे की डालें, तो आप देखेंगे जो मैंने आपको पदार्थ दिया था उसका रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग हो जाएगा। तो समझ जाना मैंने आपको क्या दिया है, प्रोटीन दिया है। तो आपको आई बात समझ में, प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं कि दिया गया जो प्रोटीन का सैंपल है, कुछ भी हो सकता है, कोई मांस का टुकड़ा हो सकता है, कोई पिसी हुई दाल हो सकती है, कुछ भी प्रोटीन से रिलेटेड चीज हो सकती है, उसमें 2 बूंद डालनी है कॉपर सल्फेट की, 10 बूंद डालनी है कास्टिक सोडे की। जैसे ही आप ये चीजें डालोगे उस पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रोटीन की कमी से प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। आप सुनो, कई लोग क्या होते हैं, मजे से बढ़िया लहसुन प्याज की चटनी बनाएंगे और मस्त साथ साथ 8-8 रोटी खा लेंगे, और उनको लगेगा आ गया मजा। भैया रोज ये प्रोसेस चल रहा है, उनको लग रहा है आ गया मजा। मजा नहीं आया, आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, आप प्रोटीन तो ले ही नहीं रहे। शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी और उसे ही क्या बोलेंगे, प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। अगर हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी है ना दोस्तों, तो प्रोटीन की कमी से एक रोग हो जाता है जिसे क्वाशियोर-कोर रोग कहते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, क्वाशियोर-कोर रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, बच्चे का जो पेट होता है ना वो फूल जाता है। बच्चे का पेट क्या हो जाता है, अब आप बोलेंगे यार मोटा हो जाता है, मोटा नहीं होता, बस पेट फूल जाता है, बाकी का शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। उस बच्चे को भूख कम लगती है, बच्चों में होता है मुख्यतः ये प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर-कोर। भूख कम लगने लग जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, ना तो खाता है ना पीता है ना ढंग से बात करता है, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो जाता है। त्वचा उसकी पीली पीली सी हो जाती है, सूखी सूखी सी हो जाती है, शुष्क पड़ जाती है, त्वचा पर पपड़ियां उतरने लग जाती है, त्वचा काली हो जाती है, धब्बेदार हो जाती है, और बोला ना आपको कि फटने लग जाती है। इस रोग को रेड बॉय रोग या एडेमार्ट्स कुपोषण भी कहते हैं। रेड रॉय, इसको रेड बॉय रोग भी कहते हैं या एडेमार्टस कुपोषण भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है रेड बॉय रोग क्या है, तो प्रोटीन की कमी से होने वाले कुपोषण को ही रेड बॉय रोग कहते हैं। या आपसे पूछा जा सकता है कि एडेमार्टस कुपोषण क्या है, तो वही वाला आएगा कि प्रोटीन की कमी से जो कुपोषण हो रहा है उसे एडेमार्टस कुपोषण कहते हैं। अगर दोस्तों भोजन में प्रोटीन के साथ साथ यदि ऊर्जा की भी कमी हो जाए, ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि अगर हमारे भोजन में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो, तो इसकी कमी होने पर दोस्तों मेरेस्मस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, मेरेस्मस रोग हो जाता है। मेरेस्मस रोग के अंदर क्या होता है, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है। मेरेस्मस रोग के अंदर क्या होता है दोस्तों, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है। ऊपर वाली जो क्वाशियोर-कोर बीमारी थी वो सिर्फ प्रोटीन की कमी से हो रही है, जबकि मेरेस्मस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो रही है। क्वाशियोर-कोर रोग के अंदर क्या हुआ था, पेट फूल गया था, बाकी का शरीर तो पतला है लेकिन पेट सूज कर फूल गया था। जबकि मेरेस्मस रोग के अंदर क्या होता है, पेट
हाथ पैर सब कुछ, गाल वगैरह सब कुछ ही सूख जाते हैं, पिचक जाते हैं और सूखकर बच्चा दुर्बल हो जाता है। आंखें कांतिहीन हो जाती है। कांतिहीन का मतलब कि आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल हो जाते हैं। आंखों का जो ये सफेदपन होता है ना, जो आंखें सफेद होती है, जिसे अपन बोलते हैं कि यार इसकी आंखों में कितना प्रकाश है, कितनी अच्छी आंखें हैं। तो मेरेस्मस रोग में क्या होता है, आंखें काली काली सी हो जाती है, आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, कांतिहीन हो जाती है, आंखें अंदर की ओर धस जाती है। ये वाली बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। परीक्षा में आ सकता है ऐसी बीमारी का नाम बताइए जो प्रोटीन की कमी से होता है और जिसमें पेट फूल जाता है, तो क्वाशियोरकोर। ऐसा आ सकता है परीक्षा में प्रश्न कि ऐसे रोग का नाम बताइए जिसमें आंखें धस जाती है, शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा हो जाता है। किसकी और किसकी कमी से होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। तो नाम क्या है, मेरेस्मस रोग है दोस्तों। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, वसा या लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो अपना महत्वपूर्ण आहार का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों, वो कौन सा है, वसा या लिपिड है। क्या है, वसा या लिपिड है। जो लिपिड शब्द था ना दोस्तों, वो सबसे पहले ब्लूर ने दिया था। ब्लूर ने 1943 में दिया था। जो लिपिड शब्द है वो सबसे पहले ब्लूर ने 1943 के अंदर दिया था। ठीक है, लिपिड वसीय अम्लों व अल्कोहलों के एस्टर होते हैं। अब आप बोलेंगे क्या आई, कुछ बात समझ में नहीं आई। मैं आपको बताता हूं, जो लिपिड होते हैं ना दोस्तों, जो लिपिड होते हैं, लिपिड मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे क्या बोल सकते हैं, वसा बोल सकते हैं। वसा मतलब क्या हो गया, उदाहरण क्या, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, जितनी भी ऐसी खाने पीने की चीजें जो चिकनी होती है, सब किसका उदाहरण है, लिपिड का उदाहरण है। लिपिड किससे बने हुए होते हैं, अब इधर आप देखिए, लिपिड बने हुए होते हैं, एक तो होता है वसीय अम्ल। क्या होता है, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। क्या है यहां पर, ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल क्या है, एक तरह का दोस्तों, ये ग्लिसरॉल अपन क्या बोल सकते हैं, एक तरह का एल्कोहल है। ये एल्कोहल जैसा पदार्थ है। ये क्या है, एक तरह का एल्कोहल जैसा पदार्थ है। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलकर ही क्या बना रहे हैं दोस्तों, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलकर ही क्या बना रहे हैं, वसा बना रहे हैं। वसा मतलब लिपिड बना रहे हैं। आई बात आपको समझ में। यहां पर देखिए वसीय अम्ल कितने होते हैं, 3, जबकि ग्लिसरॉल कितना होता है, 1। तो 3 तो वसीय अम्ल कितने दोस्तों, यहां से आपको दिख नहीं रहा, यहां लिख देता हूं, 3 तो वसीय अम्ल है और 1 ग्लिसरॉल है। दोनों जब मिले तो कितने अणु बन, तो यहां पर जो अणु बना उसमें कितने, 3 है। देखो यही तो बोला, देखो 3 वसीय अम्ल 1 ग्लिसरॉल, देखो 3 वसीय अम्ल वे 1 ग्लिसरॉल मिलकर वसा बनाते हैं। वसा को ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड का मतलब है दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड का मतलब है कि इसके अंदर ट्राई 3 चीजें मिली हुई है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, वसा को अपन विज्ञान की भाषा में, वसा को अपन विज्ञान की भाषा में ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। और इसका मतलब है इसमें 3 चीजें हैं। क्या, कौन सी 3 चीजें हैं दोस्तों इसके अंदर, इसके अंदर एक तो अपन बोल सकते हैं वसीय अम्ल है, एक तो इसके अंदर, मतलब क्या है, इसके अंदर वसीय अम्ल है, ठीक है, और इसमें ग्लिसरॉल है। लेकिन इसको ट्राइग्लिसराइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 वसीय अम्ल है दोस्तों। क्या है, इसके अंदर 3 वसीय अम्ल है। आपसे पूछा जा सकता है ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, ए वसा, बी प्रोटीन, सी में एंजाइम, ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, वसा होगा। ट्राइग्लिसराइड वसा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ट्राइग्लिसराइड को ट्राइग्लिसराइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वसीय अम्ल के 3 क्या हो सकते हैं, इसके अंदर 3 वसीय अम्ल हो सकते हैं, जबकि ग्लिसरॉल क्या होता है, केवल 1 ही होता है। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। ये जल में अविलय होता है। अगर आप तेल ले लो, घी ले लो और उसको पानी में डालकर अगर आप हिलाओ तो क्या वो पानी में घुल जाता है क्या, वो नहीं घुलता है दोस्तों। लेकिन अगर आप तेल को या घी को किसी कार्बनिक चीज में डालकर घोलो तो वो इजीली घुल जाएगा। तो जल में तो लिपिड अविलय होता है, जबकि कार्बनिक विलायकों जैसे कि एसीटोन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, गर्म अल्कोहल हो गया, इसमें ये इजीली घुल जाता है। अब आप बोलोगे कार्बनिक अकार्बनिक कुछ समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। जल, अगर हम देखो, जल क्या ज्वलनशील होता है क्या, पानी ज्वलनशील होता है क्या, नहीं। जो ज्वलनशील नहीं है ना वो अकार्बनिक है। यहां तक आ गई बात आपको समझ में। जबकि जो एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, गर्म अल्कोहल है, ये इजीली आग पकड़ लेते हैं और ये सारे के सारे कार्बनिक है।
कार्बनिक चीजें जल सकती है, जबकि अकार्बनिक जो चीजें होती है वो आसानी से जल नहीं सकती है। तो जल जो अकार्बनिक विलायक है उसमें तो ये नहीं घुलता है, लेकिन जो कार्बनिक विलायक है जैसे कि एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, अल्कोहल में ये आसानी से घुल सकता है। लिपिड में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगने से भी ज्यादा ऊर्जा होती है। अब मैंने बार बार बोला था आपको, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ऊर्जा मिलती है। खिलाड़ी भैया खेल खेल रहे हैं, धोनी 6 छक्के मार रहे हैं, युवराज सिंह छक्के चौके मार रहे हैं, अचानक से थकान होती है भैया, फिर एक बंदा भागता हुआ आता है, एक बोतल लेकर आता है, उनको पिलाता है, उसमें क्या है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है कि लिपिड में तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगने से भी ज्यादा ऊर्जा होती है। तो फिर वहां पे मैं घी क्यों नहीं पिलाते हैं खिलाड़ियों को, क्यों उनको ग्लूकोज पिलाते हैं? इसलिए क्योंकि जो ग्लूकोज है उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तुरंत ऊर्जा मिलती है, जबकि जो लिपिड है ना दोस्तों, लिपिड में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, लेकिन लिपिड का डाइजेशन, पाचन बहुत धीरे धीरे होता है। अगर आप 2 रोटी खा लोगे ना तो वो पच जाएगी 1, 2, 3 घंटे के अंदर, लेकिन अगर आप घी खा रहे हो ना तो उस घी को पचने में 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं। इसलिए जो लोग ज्यादा घी खाते हैं ना उनके शरीर में घी इकट्ठा होता जाता है और एंड में जो रुधिर वाहिनियां हैं उसको वो घी ब्लॉक कर देता है और हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, अब देखिए आप, जंतुओं में सर्वाधिक भोजन वसा के रूप में ही संग्रहित होता है। जो हम खाते पीते हैं ना वो हमारे शरीर में स्टोर होता जाता है। जो मोटे लोग होते हैं ना उनमें वसा यानी कि लिपिड ज्यादा पाया जाता है। जो भी वो खा रहे हैं वो किसके रूप में जमा होता जा रहा है? लिपिड की परत के रूप में शरीर में जमा होता जा रहा है। अब आप देखिए, ध्यान करो कि भैया जो वसा होती है, अब आप देखिए जो वसा है ना दोस्तों, क्या है, जो वसा में यानी कि लिपिड में है ना, ध्यान रखना, वसा में वसीय अम्ल पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया था ना 3 वसीय अम्ल और एक ग्लिसरॉल मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड बना रहे हैं, जिसे वसा कह रहे हैं। तो जो वसा है, वसा में वसीय अम्ल पाए जाते हैं दोस्तों। क्या पाए जाते हैं? वसा में वसीय अम्ल पाए जाते हैं। और जो ये वसीय अम्ल होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल व असंतृप्त वसीय अम्ल। अब आप बोलेंगे संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल वाली बात समझ में नहीं आई, तो मैं यहां आपको समझा देता हूं। संतृप्त वसीय, शॉर्ट में लिख रहा हूं अम्ल, और यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, असंतृप्त वसीय अम्ल। अब यहां पर आप देखिए यहां पर आप ध्यानपूर्वक, जैसे मैं बोलूं कार्बन, एक कार्बन में 4 डंडियां जुड़ सकती है। आप तो ऐसे रट लो कि एक कार्बन के चारों तरफ 4 डंडियां आ सकती है। अब देखना है यहां पर, देखो जैसे मैंने बढ़ा दिए यहां पर 3 कार्बन, ठीक है। अब यहां पर मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आ रही है बात आपको समझ में? यहां पर भी हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। देखिए दोस्तों, ऐसे वसीय अम्ल जिसमें सभी कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। जब सभी कार्बन एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हों, जब सभी कार्बन परमाणु किसके द्वारा जुड़े हुए हों दोस्तों? एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हों, तो ऐसी जो श्रृंखला होती है उसे संतृप्त श्रृंखला कहते हैं, और ऐसे वसीय अम्लों को संतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। आई बात आपको समझ में? या अपन ये भी बोल सकते हैं कि सभी कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से संतृप्त है, जबकि दोस्तों जो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं इनके बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जा सकता है? डबल बॉन्ड पाया जा सकता है, द्विबंध पाया जा सकता है। तो यहां पर हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। आई बात आपको समझ में? जबकि यहां पर एक ही हाइड्रोजन आएगा और यहां पर हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो संतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होते हैं। और असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं? जिनमें कहीं पर क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध हो सकते हैं। अब क्या फायदा है इससे? इससे यह फायदा है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगी तो हाइड्रोजन ज्यादा होगी चारों तरफ, ठीक है। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध होगे तो चारों तरफ हाइड्रोजन कम हो जाएगी, असंतृप्त हो जाएगा। हाइड्रोजन की कमी होना मतलब असंतृप्त, जबकि यहां पर हाइड्रोजन कूट कूट के भरी हुई है चारों तरफ, क्योंकि बीच में क्या है, सिंगल बंध है।
आई बात आपको समझ में? हाइड्रोजन से ये संतृप्त है और ये बेचारा हाइड्रोजन की कमी के कारण असंतृप्त है। अगली बात आपको समझ में? तो देखिए आप संतृप्त वसीय अम्ल के बारे में देखिए दोस्तों, आप इनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध होता है। देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? केवल एकल बंध होता है, ठीक है। तथा सभी कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से संतृप्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु से संतृप्त का मतलब है कि सभी कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से घिरे हुए रहते हैं। सबके पास हाइड्रोजन परमाणु में खूब, ठीक है, जैसे कि घी के अंदर, ठीक है। अब आपको होता है संतृप्त होने के कारण इनकी जो संरचना है ना वो ज्यादा स्थायी हो जाती है, जिसके कारण ये कम क्रियाशील होते हैं, इनका पाचन बहुत धीरे धीरे होता है तथा ये शरीर में जमा होते जाते हैं और मोटापा पैदा करते हैं। घी के अंदर संतृप्त वसीय अम्ल है। संतृप्त वसीय अम्ल कम क्रियाशील होते हैं। घी अगर आप खाएंगे तो वो धीरे धीरे पचेगा क्योंकि वो कम क्रियाशील है और वो शरीर में इकट्ठा होता जाएगा घी, और वो घी है ना, हाँ, रुधिर वाहिनियों को ब्लॉक कर देगा और रुधिर का प्रवाह रुक जाएगा शरीर में। मृत्यु हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो हृदय के रोगों से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जैसे हृदय के रोगों से ग्रस्त व्यक्ति है, कोलेस्ट्रॉल हो गया किसी को, कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का वसा है दोस्तों। वसा का उदाहरण है कोलेस्ट्रॉल। गाड़ी वसा होती है, बिल्कुल गाड़ी गाड़ी ऐसे, उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल शरीर में जमने लग जाता है, रुधिर वाहिनियों को बंद कर देता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो हृदय के रोगों से ग्रस्त, कोलेस्ट्रॉल बीमारी से ग्रस्त, ठीक है, तथा कार्डियोवैस्कुलर रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को डॉक्टर भोजन में क्या खाने की सलाह देते हैं? संतृप्त वसीय अम्लों युक्त लिपिड की तुलना में असंतृप्त वसीय अम्लों युक्त लिपिड लेने की सलाह देते हैं, जैसे कि तेल। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? जो हार्ट के मरीज है, जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज है, जो कार्डियोवैस्कुलर के जो मरीज है, उन्हें डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि आप घी मत खाओ। घी के अंदर कौन सा अम्ल है? संतृप्त वसीय अम्ल है। आप बल्कि क्या खाओ? तेल खाओ, क्योंकि तेल के अंदर क्या है? असंतृप्त वसीय अम्ल है और असंतृप्त वसीय अम्ल आसानी से पच जाता है। भोजन में वसा की मात्रा बढ़ाए बगैर, मतलब कि भोजन में घी की मात्रा बढ़ाए बगैर असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा बढ़ाने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियत रहती है। मतलब कि अगर कोई बंदा घी की मात्रा कम कर ले, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? भोजन में वसा की मात्रा बढ़ाए बगैर। यहां पर यह लिखा हुआ है कि भोजन में वसा की जगह अपन घी कर देते हैं, ठीक है। और याद रखना ये वसा भी कौन सी? घी वाली। घी, समझ में आ रही है बात आपको? कि यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो भोजन ले रहे हैं उसमें वसा की मात्रा बढ़ाए बगैर, मतलब घी की मात्रा मत बढ़ो, बल्कि भोजन में तेल आप ले सकते हैं। जैसे हार्ट के मरीज हैं, अब उसको बोला वसा नहीं खाना, घी तेल नहीं खाना, तो ये वो तो सब कुछ ही छोड़ देगा? नहीं, ऐसा नहीं करना। जिनको हृदय से संबंधित बीमारी है वो घी कम कर दो। हाँ, आप तेल थोड़ा बहुत ले सकते हैं, क्योंकि जो तेल होते हैं तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, और जो असंतृप्त वसीय अम्ल वो आसानी से पच जाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है, ठीक है। यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या बताया गया है? यहां पर एक शब्द है कि कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से संतृप्त होते हैं। आई बात आपको समझ में? इस लाइन को मैं हटा देता हूं, यहां पर इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं आ गई है यहां पर, ठीक है। अब देखिए आप ध्यानपूर्वक, लिपिड का वर्गीकरण। लिपिड 3 प्रकार के होते हैं, सरल लिपिड, दूसरा है संयुक्त लिपिड, तीसरा है व्युत्पन्न लिपिड, ठीक है। लिपिड क्या होते हैं? जो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बने हुए होते हैं। लिपिड किससे बने हुए होते हैं? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं? लिपिड बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? लिपिड बनाते हैं, ठीक है। तो भैया ऐसे लिपिड जिसमें केवल क्या पाए जा रहे हैं? जिसमें केवल वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ही पाए जाते हैं, वो सरल लिपिड कहलाते हैं, ठीक है। क्या है यहां पर उदाहरण? जैसे कि बीज वैक्स। बीज वैक्स का मतलब है जो मधुमक्खियों के द्वारा जो बनाया गया जो मोम है, मोम जो बनाती है मधुमक्खियां अपने छत्ते में अपने शहद को सुरक्षित रखने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सरल लिपिड कहते हैं। और इसमें केवल वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ही पाए जाते हैं।
बीज वैक्स का विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं? बीज वैक्स को हेक्साकोजाइल पाल्मिटेट, हेक्साकोजाइल पाल्मिटेट, हेक्साकोजाइल पाल्मिटेट भी कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जो कार्न्यूबा है, कार्न्यूबा, इसको क्या बोलते हैं? इसका साइंटिफिक नेम क्या है कार्न्यूबा का? माइरिसिल सिरेटोटेट। आई बात आपको समझ में? ये क्या लिखा हुआ है मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। क्या लिखा हुआ है ये? माइरिसिल सेरोटेट, माइरिसिल सेरोटेट। दोस्तों जो कार्न्यूबा यानी कि जो माइरिसिल सेरोटेट है, यह तना, पत्तियां व फलों के ऊपर पाया जाने वाला मोम है। कुछ पेड़ों की जो पत्तियां होती है ना दोस्तों, कौन से पादप है? ये मरुस्थलीय पादप है मुख्यतः। कौन से पादप? मरुस्थलीय जो पादप है। जो मरुस्थलीय पादप होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्मी में उगते हैं दोस्तों, और गर्मी के कारण उनका जो पानी है वो वाष्प बनकर बाहर निकल जाएगा, पादप सूख जाएंगे, मर जाएंगे पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों के तनों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर एक मोम की परत चढ़ी रहती है, और वो अतिरिक्त पानी की जो हानि हो रही है वाष्प के रूप में, उसको वो मोम रोकने का काम करती है। और उस मोम का क्या नाम है दोस्तों? उस मोम का नाम है माइरिसिल सेरेटोटेट। आपसे पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधों की पत्तियों पर कौन सी मोम पाई जाती है, तो इसको कार्न्यूबा भी कह सकते हैं या माइरिसिल सेरोटेट भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों एक और है यहां पर स्पर्मेसेटी। क्या नाम लिखा हुआ है यहां पर? स्पर्मेसेटी। यहां लिख देता हूं मैं स्पर्मेसेटी, स्पर्मेसेटी, ठीक है। और इस स्पर्मेसेटी को क्या बोल सकते हैं अपन? सिटाइल पाल्मिटेट, सिटाइल पाल्मिटेट। जो ये सिटाइल पाल्मिटेट या स्पर्मेसेटी है दोस्तों, ये डॉल्फिन व व्हेल के अंदर पाए जाने वाली क्या है? वसा है। आपसे पूछा जा सकता है कि डॉल्फिन या व्हेल के सर के अंदर पाई जाने वाली, करोटी मतलब ये सर, इस सर में पाए जाने वाली वसा का क्या नाम है? स्पर्मेसेटी नाम है। क्या है? स्पर्मेसेटी नाम है। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको अपन सिटाइल पाल्मिटेट के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जो लेनोलाइन और जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, इसको क्या बोलते हैं अपन? लेनोलाइन। जो लेनोलाइन नाम की जो वसा है, जिसको कोलेस्ट्रॉल एस्टर भी कहते हैं, यह पाई जाती है रक्त के अंदर, ठीक है। रक्त मतलब सीबम, ये सीबम भी हमारे रक्त का ही एक तरह का एक पार्ट होता है दोस्तों। तो रक्त हो गया, सीबम हो गया, तथा जनन नलिकाएं जो हो गई, जनन नलिकाएं जो जनन में सहायता करती है, इन सभी जगह पर रक्त में, सीबम में तथा जनन नलिकाओं में एक स्नेहक के रूप में पाया जाता है। ये सीबम क्या है दोस्तों? ये सीबम रिप्रोडक्टिव में जनन में सहायक अंग है, जनन में सहायक अंग है दोस्तों, ठीक है। तो जो लेनोलाइन और जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर नाम की जो वसा है, रक्त में जनन में सहायक अंग होता है सीबम, तथा जनन नलिकाओं में एक स्नेहक के रूप में यह कार्य करता है। भेड़ के ऊन से भी इसे प्राप्त किया गया है, भेड़ के ऊन में भी इसे प्राप्त किया गया है। अब अपन दूसरे नंबर पर देखते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर की कौन सी वसा है? संयुग्मित या संयुक्त वसा। सरल वसा क्या थी? जिसमें केवल वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल पाए जा रहे हैं, जबकि जो संयुग्मित या जो संयुक्त वसा है दोस्तों, इसमें वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल के अलावा एक तीसरी चीज और मिलेगी इसके अंदर फॉस्फोरिक समूह भी पाए जाते हैं, या हाइड्रोजन फॉस्फेट समूह भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? हाइड्रोजन फॉस्फेट समूह कहते हैं। तो हाइड्रोजन फॉस्फेट समूह भी इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या हो गया इसके अंदर? जैसे एक हो गया फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या क्या मिलता है? फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या क्या मिलता है दोस्तों? इसके अंदर मिलेगा आपको वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और हाइड्रोजन फॉस्फेट पाया जाता है,
ठीक है, ये जो फॉस्फोलिपिड है ये कोशिका झिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से दोस्तों ग्लाइकोलिपिड्स होता है, और ग्लाइकोलिपिड मस्तिष्क के श्वेत द्रव में पाया जाता है, ये तंत्रिका गुच्छक व प्लीहा में भी पाया जाता है। जो ब्रेन में जो नर्व सेल है, ठीक है, और जो ब्रेन के अंदर कुछ गुच्छक पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिकाओं से बने हुए, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमारा हृदय होता है, वैसे हमारे शरीर में एक प्लीहा नाम का अंग भी होता है, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है दोस्तों, ग्लाइकोलिपिड नाम की लिपिड्स पाई जाती है। अब यहां क्या पाया जा रहा है, देखो इसमें क्या मिलेगा, देखो समझ लो, अभी समझ लोगे तो हमेशा की समझ में आ जाएगा। वस्तुीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल प्लस यहां पर और क्या मिल रहा है, ग्लाइकोजन। क्या मिल रहा है, ग्लाइकोजन। तो भैया संयुक्त लिपिड क्या होता है, जिसमें वसीय अम्ल और लिपिड के साथ में या तो ग्लाइकोजन मिलेगा या फॉस्फेट समूह मिलेगा, हाइड्रोजन फॉस्फेट समूह होगा, ठीक है, या कुछ और समूह भी हो सकता है। तो वो कैसा लिपिड कहलाएगा, संयुक्त लिपिड कहलाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा लिपिड का अगला प्रकार कौन सा है, व्युत्पन्न लिपिड। और ये ऐसे लिपिड होते हैं जो कि सरल या संयुग्मित लिपिड से ही व्युत्पन्न होते हैं। ऐसे लिपिड जो सरल या संयुक्त लिपिड में ही कुछ एक्सपेरिमेंट करके बना लिए जाते हैं, व्युत्पन्न लिपिड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे शरीर में कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, आपने सुना होगा इसको कोलेस्ट्रॉल हो गया। क्या कोलेस्ट्रॉल कभी अपन ने खाया, क्या नहीं खाया, अपन तो सिंपल सा तेल और घी खा रहे हैं। वो जो तेल और घी है ना, वो कौन सा लिपिड है, वो सरल और संयुक्त लिपिड है, और उसी लिपिड से आपके शरीर में कुछ क्रिया विधिया होकर नए प्रकार का लिपिड बन गया, व्युत्पन्न लिपिड। कोलेस्ट्रॉल उसका उदाहरण है, ठीक है। तो आप देखिए जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गया दोस्तों, स्टेरॉइड्स किसका उदाहरण है, व्युत्पन्न लिपिड का उदाहरण है। अब देखिए स्टेरॉइड भी कितने प्रकार के हैं, जैसे कि ये किसका उदाहरण होता है, स्टेरोल्स, ठीक है। स्टेरॉइड किसका उदाहरण है, व्युत्पन्न लिपिड का उदाहरण है। और स्टेरॉइड में भी पहला क्या हो गया, दो प्रकार का है स्टेरॉइड भी। पहला प्रकार कौन सा, स्टेरोल्स। इसे अल्कोहलिक स्टीरॉइड कहते हैं, क्योंकि इस स्टीरॉइड में अल्कोहल पाया जाता है। अब इस अल्कोहलिक स्टीरॉइड के भी मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा आपको। जैसे कि आप देखिए कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये मस्तिष्क तंत्रिका उत्तक एड्रिनल ग्रंथि तथा त्वचा में पाया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल हो गया, जो कि त्वचा में पाया जाता है, और यह एक प्रोविटामिन है जो कि पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा में विटामिन डी बनाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि त्वचा में जो विटामिन डी बनता है, ये तो बच्चे को पता है, सबको पता है, त्वचा में विटामिन डी का संश्लेषण होता है, सूरज की रोशनी में जब हम बैठते हैं तो होता है। लेकिन विटामिन डी बनता किससे है, 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से बनता है, जो कि एक तरह का क्या है, व्युत्पन्न लिपिड है। क्या है ये, स्टीरॉइड है, और स्टीरॉइड है तो क्या, व्युत्पन्न लिपिड है। इसी प्रकार से दोस्तों एक एग्जांपल और है स्टेरॉन्स। क्या हो गया यहाँ पर, स्टेरॉन्स। और स्टेरॉन्स क्या होता है दोस्तों, यह एक कीटोनिक स्टेरॉइड होता है, कीटो का एक डायसन हार्मोन डायोसिनजेनेस, जिसे याम पादप में से भी प्राप्त होता है। देखो मैं आपका ना कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, एक सेकेंड। हाँ यहां पर आप देखिए, मैं इस नंबर को हटा देता हूं यहां से। पहला तो आपको समझ में आ गया ना, व्युत्पन्न लिपिड के अंदर दो कौन सा होता है, स्टेरॉइड को व्युत्पन्न लिपिड में रखा गया है। स्टेरॉइड दो प्रकार के हैं, स्टेरोल्स हो गया एक तो, और सेकंड कौन सा हो गया, क्रोमोलिपिड्स हो गया दोस्तों। जो ये स्टेरोल्स होते हैं ना दोस्तों, ये अल्कोहलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। बताया भी, कोलेस्ट्रॉल मस्तिष्क तंत्रिका उत्तक एड्रिनल ग्रंथि त्वचा में पाया जाता है, 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल त्वचा में पाया जाता है। पराबैंगनी प्रकाश के कारण यही जो पदार्थ है वो विटामिन डी बनाता है। इसी प्रकार से एक स्टेरोन्स होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, यह कीटोनिक स्टेरॉइड है, ठीक है। इसमें कीटोन पाया जाता है इस स्टेरॉइड में, जैसे उसमें अल्कोहल पाया जा रहा था ना स्टेरॉइड में, इसमें एक रासायनिक तत्व होता है कीटोन, कीटोन पाया जाता है इस स्टेरॉन्स के अंदर। ये कीटोनिक स्टेरॉइड है, ठीक है, मतलब कि ऐसा व्युत्पन्न लिपिड है जिसमें कीटोन पाया जा रहा है ना, ध्यान रखना। कीटो का एक हार्मोन होता है जिसे डायसन हार्मोन कहते हैं, और डायसन हार्मोन भी किसका उदाहरण है, स्टेरॉन्स का उदाहरण है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों एक हार्मोन और है जिसे डायोसजेनिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे डायोसजेनिन हार्मोन कहते हैं। और जो ये डायोसजेनिन हार्मोन है, ठीक है, जो कि याम पादप से प्राप्त किया जाता है, यानी कि
स्कोरिया प्लांट से प्राप्त किया जाता है, ये भी किसका उदाहरण है, स्टीरोन्स का ही उदाहरण है। ठीक है, डायोजेनेसिस किस काम में आता है, गर्भ निरोधक गोलियां बनाने के काम में आता है दोस्तों। अब अपन देखते हैं क्रोमोलिपिड्स के बारे में। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स, विटामिन ए, ई के प्राकृतिक रबड़, सारे के सारे किसके उदाहरण है दोस्तों, क्रोमोलिपिड्स के उदाहरण है। क्रोमोलिपिड्स किसका उदाहरण है, व्युत्पन्न लिपिड का उदाहरण है। ठीक है, व्युत्पन्न लिपिड दो प्रकार का था, कौन कौन सा था, एक तो था स्टीरोल्स और दूसरा कौन सा था दोस्तों, दूसरा कौन सा था, क्रोमोलिपिड्स। आई बात आपको समझ में? तो आई होप दोस्तों जो आज हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी अपना ख्याल रखना, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण दोस्तों।